रणविजय शाम को ही तय कर चुका था कि उसे डैनी की भरोसा जितना होगा, क्योंकि यहाँ इतने बड़े किले में उसके अलावा डैनी ही था। इसलिए उसे रत्नागढ़ के इस किले से बाहर निकलने के लिए रास्ता डैनी से ही मिल सकता था, और इसके लिए सबसे सही समय वह था जब शाम के समय डैनी उसके सामने खाने की टेबल पर होता था। ट्राई दिस टू, इट्स आवर ट्रेडिशनल डिश। लाल मांस डैनी ने रणविजय को खाना परोसते हुए कहा। हाँ, बहुत अच्छा है। रणविजय खाना खाते बोलता है, यस, बिल्कुल खून की तरह। हमने भी अपना इतिहास खून से लिखा है, बहुत खून बहाया है हमने अपना और अपने दुश्मनों का। डैनी ने रणविजय से कहा। जी, मैं कुछ समझा नहीं। रणविजय ने कहा, रास्ते में आता है। आपने घाटी में बहती हुई नदी देखी होगी, जाने कितनी बार हमने उसको खून से लाल किया है। डैनी बोला, अपने इतिहास पर काफी गर्व है आपको। रणविजय ने कहा, हाँ, बहुत गर्व है मुझे अपने इतिहास पर। जंग हमारे खून में है, और जुनून भी क्या दिन थे। कितनी लड़ाइयां लड़ी हमने, कितना खून बहाया हमने। मैं आज भी उन दिनों को बहुत याद करता हूँ। डैनी ने कहा, पर जंगों से इतना प्यार क्यों है आपको? रणविजय ने पूछा। क्यों? वो जंगें हमने अपनी आजादी के लिए लड़ी और जान पर खेलकर जीती। आप नई पीढ़ी के हैं, इसलिए नहीं समझेंगे। इस शानदार रियासत को छीन लेने की कैसी भूख थी हमारे दुश्मनों के अंदर। पर जैसे ही हमें हमले की खबर लगती, हम नंगी तलवारें लिए मैदान में कूद पड़ते जंग के लिए। आपने कभी भेड़ियों को भैंस का शिकार करते हुए देखा है? भैंसा मदद के लिए चीखता हुआ भागता रहता है और भेड़िया उसे पीछे से नोचते रहते हैं, जिंदा शिकार को फाड़ डालते हैं। वो चीखता रहता है और भेड़िए से फाड़ खाते हैं। उसका कलेजा, आंतें, खून कुछ भी नहीं बचता। हम भी ऐसे ही टूट पड़ते थे हमारे दुश्मनों पर, इन्हीं पंजों से। उनकी छाती फाड़कर कलेजा बाहर खींच लेते थे, उनके खून से नहाते थे हम। डैनी कुछ गंभीर स्वर में रणविजय को बोलता है। लेकिन क्यों? इतना खून खराबा क्यों? रणविजय ने पूछा। अपने दुश्मनों को भयभीत करने के लिए, ताकि वो जान जाए कि हम पर हमला करके उनकी रूहें भी पछताएंगी। पता है वह हमें क्या कहते थे? हमें भलमानुष। हाँ हाँ, खूनी भेड़िए, क्योंकि इंसानों की शक्ल में खूनी भेड़िए ही तो थे हम, जिन्हें देखते ही हमारे दुश्मनों के हाथों से तलवारें छूट जाती थीं, खून जम जाता था उनका, पर हम तब भी रहम नहीं करते थे उन पर, फाड़ खाते थे उन्हें। डैनी ने गंभीरता से कहा। फाड़ खाते थे? रणविजय ने प्रश्नवाचक शब्दों में पूछा। मेरा कहने का मतलब है, मार डालते थे उन्हें बड़ी बेरहमी के साथ। डैनी हंसते हुए लहजे में बोला। रणविजय खौफ से लगभग कांपता हुआ डैनी की बातें सुन रहा था। वह बातें करते करते खुद भेड़िया सा बन गया था। उसके लाल लाल आंखें, बाहर निकल आए दांत, और उसके गले से आती भेड़िए की जैसी गुर्राहट पर फिर वह अचानक नॉर्मल हो गया। एक्चुअली माय फ्रेंड, मैं आपसे बहुत खुश हूं जिस तरीके से आपने मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बताया, एक एक डिटेल, कानूनी सलाह भी दी, वह काबिले तारीफ है। मैं बहुत इज्जत करने लगा हूं आपकी। लेकिन एक बात मिस्टर रणविजय, क्या आपने यहाँ आने के बाद अपने बॉस को कोई लेटर लिखा? डैनी ने रणविजय से पूछा। जी, मुझे वक्त नहीं मिला, रणविजय ने कहा। कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है कि आपको उन्हें खत लिखना चाहिए। उन्हें चिंता हो रही होगी आपकी। ये लीजिए पेपर पेन और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, यहाँ मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ 1 महीने और रुक जाऊं। डैनी बोलता गया। क्या 1 महीने? रणविजय आश्चर्यचकित होते हुए बोला। क्यों? क्या हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई? क्या मैंने आपकी अच्छे से सेवा नहीं की? डैनी बोला। लेकिन मेरा मतलब क्या? आप सचमुच चाहते हैं मैं यहाँ 1 महीने और रुकूं? रणविजय ने कहा। तो इसमें बुराई क्या है? शानदार जगह है यह, और मैंने कुछ किया भी नहीं अभी तक। डैनी हंसते हुए बोला। जी, मतलब? रणविजय अचंभित होते हुए बोला। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लेटर लिखिए। आप उस खत में इसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे। मैं उन पर एक नजर डाल लूंगा और फिर टिकट लगाकर भेज दूंगा। डैनी ने आदेशात्मक रूप से कहा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे, रणविजय बोला। डैनी लगभग रणविजय के बिल्कुल नजदीक खड़ा था। रणविजय के पास पत्र लिखने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, और जैसे ही रणविजय ने पत्र लिखा, डैनी ने उसे पढ़कर एक लेटर में डाल दिया। पर तभी उसे कुछ याद आया। और हाँ, एक बात, आप इन कुछ रूम के अलावा महल में और कहीं नहीं जाएंगे, डैनी ने रणविजय से कहा। रणविजय जी, क्योंकि इस पैलेस के कुछ हिस्सों में कुछ यादें हैं, भटकती हुई यादें। डैनी गंभीरता से बोला। रणविजय, भटकती हुई यादें? जी हाँ, भटकती हुई यादें, जो अक्सर बेरहम होती हैं, बहुत बेरहम।
और अगर वह आपसे टकरा गई तो आपके पास जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर जिंदा रहे तो डैनी ने रणविजय से कहा, अरे अचानक चला भी गया, वह भी ना पूरी बात किए हुए हैं। अजीब इंसान है, ये आखिर चाहता क्या है मुझसे? 1 महीना और आखिर क्या करेगा वह मेरे साथ? 1 महीने में आखिर मुझे मारना ही है, तो फिर 1 महीने क्यों? और वह भटकती हुई यादें, आखिर भटकती हुई यादों से मतलब क्या था उसका? क्या यहाँ इस महल में डैनी के अलावा और कोई भी है? रणविजय मन ही मन बोला। डैनी के जाने के बाद रणविजय के पास बहुत कम समय था, इसलिए वह अपनी जगह से उठा और डरा सहमा सा आंगन में पहुंचा। आंगन के चारों ओर ढेर कमरे थे, पर उन सब में ताले लगे हुए थे। और तभी कुछ आहट सी हुई और रणविजय खिड़की की ओर लपका और बाहर झांकने लगा। हाँ, उधर से ही आई थी शायद वह आवाज। डैनी का कमरा शायद उसी ओर है। हाँ, वह खिड़की खुली उसकी। आज मैं जान सकूंगा कि मुझसे मिलने के बाद आखिर डैनी जाता कहाँ है, और मैं अगर उसका पीछा करूं तो पर तभी, अरे वह काला सा साया खिड़की से निकल रहा है। मर गया क्या? वह तो खिड़की से निकलकर दीवार पर रेंगने लगा है, बिल्कुल किसी छिपकली की तरह। हे ऊपर वाले, यह तो डैनी है, पक्का डैनी है, पर यह दीवार पर छिपकली की तरह कैसे रेंग सकता है? किधर जा रहा है यह? नीचे की ओर उतर रहा है। अरे यह अचानक कहाँ गायब हो गया? ये डैनी है क्या चीज? ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है कोई? पर अब मैं क्या करूं? इन कमरों की चाबियां मिल जाती तो हाँ, शायद डैनी के रूम में होगी, वही जाता हूं। रणविजय काफी देर से खुद से ही बातें किए जा रहा था। रणविजय ने एक लालटेन उठाई और उसकी रोशनी के सहारे रणविजय डैनी के रूम की ओर बढ़ा। वहां उसे कई दरवाजे दिखे, पर उन सब पर ताले लटके हुए थे। पर आखिरकार उसे एक पुराना दरवाजा दिखा जिस पर ताला नहीं था। रणविजय ने उस दरवाजे पर धक्का दिया और उसे खोल दिया। यहाँ कितनी धूल है, चाबियां अपने रूम में ही रखता होगा वो। अरे वाह, क्या शानदार रूम है, इतना सुंदर, काफी डेकोरेटेड है। कितनी अच्छी हवा आ रही है, यहाँ कितनी अच्छी रोशनी है। यहाँ जरूर ये कोई समय में रानीवास रहा होगा। उधर भी तो एक दरवाजा है, क्या है उस दरवाजे के पीछे? रणविजय ये कहता हुआ उस दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। वह उस दरवाजे को धक्का देता है तो अचानक से चमगादड़ों के झुंड वहां से होकर उड़ते हैं। लगता है यहाँ काफी समय से कोई नहीं आया है। थकान हो गई है। मेरे रूम से तो अच्छी ये जगह है सोने के लिए, यही फर्श पर सो जाता हूँ। पता नहीं यहाँ पर इतनी थकान क्यों होती है। डैनी ने किसी और रूम में जाने के लिए मना किया था, लेकिन अब यहाँ से अपने रूम में जाने की हिम्मत नहीं है, और ना जाने क्यों दम घुटता है वहां। यहाँ कम से कम कुछ सुकून सा तो है। रणविजय खुद से ही बातें कर रहा था। रणविजय इतनी देर से खुद की मस्ती में ही मस्त था कि तभी भेड़ियों के भौंकने की आवाज आती है। लगता है डैनी आ गया है। क्या करूं, अब तो भाग कर वापस भी नहीं जा सकता। चुपचाप पड़ा रहता हूं, जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए रणविजय वही कमरे में लेट जाता है। तभी उसे लगता है कि भेड़िए खिड़की से अंदर आए हैं, तो वह मन ही मन सोचता है कि यह तीसरी मंजिल की खिड़की से भेड़िए अंदर कैसे आ सकते हैं? नहीं, यह तो इंसान है शायद। भलमानुष लड़कियां, वह भी 3-3 से। ओह, कितनी खूबसूरत है ये। वाह वाह, कैसी महक आ रही है इनसे। अजीब सा नशा है इस महक में। अरे यह तो सूंघ रही है मुझे। अब अगर यहाँ से नहीं भागा तो फाड़ खाएंगी मुझे। क्या हो गया है मुझे? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अपनी जगह से मेरी आवाज को क्या हुआ? चीख भी नहीं पा रहा हूँ मैं। किसी ने मुझे छुआ। रणविजय खुद से ही बतियाते जा रहा था। भलमानुष लगातार हंसती है। आगे क्या होगा? क्या रणविजय अपने आप को भलमानुष से बचा पाएगा? देखते रहिए प्यारे दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।